हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग केस स्टडीज जून 22 में जो आई थी वो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केस स्टडीज काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। पास पेपर के सारे केस स्टडीज मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाले हुए हैं। इस पार्ट में हम जून 22 के जो केस स्टडीज हैं वो हम कवर करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पास पेपर के सारे कवर कर चुका हूँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और हाल ही में मैंने हाउ टू टैकल कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग ये वीडियो भी डाल दिया है। तो गाइडेंस सारा आपके पास अवेलेबल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं, और अब केस स्टडीज भी सारे पास पेपर के आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, और टेस्ट पेपर भी आएगा दिसंबर फर्स्ट वीक में। ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एक फुल सिलेबस पेपर विद सजेस्टेड आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। और मेरा डेली राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है, 30 डेज का कंटिन्यूसली ये चलते रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और फटाफट स्टार्ट कर दो। चलिए लेट्स स्टार्ट जून 22 के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आ जाओ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अबाउट आईसीडीआर। ठीक है, फुल क्वेश्चन आईसीडीआर पे है। तो 15 मार्क का एक ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, सिमिलर 15 मार्क का क्वेश्चन अगर आपको याद होगा कमर्शियल पेपर पे आ चुका है 15 मार्क्स का। तो बिवेयर, ठीक है, आप ध्यान दो, कोई भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं तो इस तरह से पूरा 15 मार्क का भी क्वेश्चन उस पर आ सकता है। खासकर आईसीडीआर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें काफी सब क्वेश्चन हैं, 5-5 मार्क का एक सब क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दो। तो पूरी सिचुएशन दी है, समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड वांट्स टू इशू 1000 शेयर्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ लो, हमें 1000 शेयर्स ही इशू करने हैं थ्रू अ बुक बिल्ड ऑफर विद इन अ प्राइस बैंड ऑफ 130 to 150। ठीक है, 130 to 150 हमारा प्राइस बैंड है, और बिट्स पूरा दिया हुआ है। बिट्स आर रिसीव्ड एज फॉलोज। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें दिख रही है वो है पूरा रेडीमेड डेटा आपको दिया हुआ है। नॉर्मली ये सब निकालना पड़ता है आपको, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ऑलरेडी दे दिया है, फिर आपको टोटल डिमांड भी दिया गया है। टोटल डिमांड को ही आप क्या कहते हो, क्यूमुलेटिव डिमांड। तो क्यूमुलेटिव डिमांड भी आपको निकाल के दे दी है। मतलब जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द टेबल यू कैन डिसाइड द कट ऑफ प्राइस। जस्ट बाय वॉचिंग द टेबल, टेबल देख के सिर्फ आप आंसर बता सकते हो कि कट ऑफ प्राइस क्या होना चाहिए। तो ऊपर मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया था कि 1000 शेयर्स हमको देने हैं, बस आपको क्यूमुलेटिव डिमांड में 1000 कहां आ रहा है, क्या प्राइस पे आ रहा है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, सिंपल है। तो यहां आपका 1000 टच हो रहा है, मतलब आपका जो कट ऑफ प्राइस है वो 138 होगा। एट 138 यू विल बी एबल टू इशू 1000 शेयर्स। क्लियर है। पूछा क्या है, आइए देखते हैं पूछा क्या है। What is the cut off price? ठीक है, तो कट ऑफ प्राइस विल बी 138 रुपीज एट विच 1000 शेयर्स कैन बी इशूड। फिर है, कैन द कंपनी डिसाइड द कट ऑफ प्राइस एट अ लोअर प्राइस एट विच द इशू इज सब्सक्राइब। तो यस, वॉलेंट्रीली ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आप और लोअर प्राइस देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के फेवर में होती है। ठीक है, ये कंपनी के खिलाफ है और इन्वेस्टर्स के फेवर में, इसलिए ऑप्शनल होती है कि आप चाहो तो लोअर प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो। और डिफरेंशियल प्राइसिंग का भी अलग से क्लॉज आता ही है कि टू रिटेल इन्वेस्टर्स आप डिफरेंशियल प्राइसिंग पे दे सकते हो। ठीक है, तो वो भी पूछा हुआ है। कैन द कंपनी अलॉट शेयर्स टू रिटेल इन्वेस्टर। आपको ध्यान देना है, डिफरेंशियल प्राइसिंग मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही होती है। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछा हुआ है, कैन द कंपनी अलॉट शेयर्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स एट अ प्राइस दैट इज एट अ डिस्काउंट टू द कट ऑफ प्राइस। सिर्फ पूछा है दे सकती है डिस्काउंट पे कि नहीं दे सकती, कितना डिस्काउंट होगा, क्या लोअर प्राइस होगी, ये सब नहीं पूछा है। सिर्फ पूछा है कि लोअर प्राइस यानी एट अ डिस्काउंट रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो यस, ऑफ कोर्स दिया जा सकता है। डिफरेंशियल प्राइसिंग के तहत 10% का डिफरेंशियल प्राइसिंग यानी एट अ डिस्काउंट 10% आप दे सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से छोटे छोटे सब क्वेश्चन हैं। तो पहला आपका आंसर आएगा 138, फिर आपका आंसर आएगा यस कि लोअर प्राइस वॉलेंट्रीली आप डिसाइड कर सकते हो, और यस रिटेल इन्वेस्टर्स को भी डिफरेंशियल प्राइसिंग के रेगुलेशंस के तहत आप एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% तक आप इशू कर सकते हो। ठीक है,
फिर पूछा है कि व्हाट वुड बी द एलोकेशन पैटर्न प्रिज्यूमिंग दैट द कंपनी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, दिया हुआ है कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। प्रिज्यूमिंग दैट द कंपनी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग द एनटीए, एवरेज प्रॉफिट्स, नेटवर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और वॉलेंट्रीली बुक बिल्डिंग के थ्रू इशू कर रहे हो, तो बस इतना कॉम्बिनेशन काफी है एलोकेशन डिसाइड करने के लिए। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? दो जगह बुक बिल्डिंग होती है। एक बुक बिल्डिंग होती है जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद वॉलेंट्रीली आप चूज करते हो, और एक होता है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो तो ऑल्टरनेटिव रूट आप अपनाते हो, और ऑल्टरनेटिव रूट में कंपलसरी बुक बिल्डिंग होती है और उसका एलोकेशन क्राइटेरिया अलग होता है। क्लियर है? तो एक है आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, बुक बिल्डिंग कर रहे हो, तो आप क्या एलोकेशन दोगे अलग अलग क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को। याद आ रहा है कुछ? याद करो, याद आना चाहिए आपको। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया होता है कि नॉट लेस देन 35% टू रिटेल RII, not less than 35% to RII, not less than 15% to NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड लास्ट जो बैलेंसिंग कैटेगरी होती है नॉट मोर देन 50% टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर 5% कैन बी अलॉटेड टू म्यूचुअल फंड्स। याद आया कुछ? तो ये बुक बिल्डिंग का था, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो बस इतना ही लिखना है। और फिर एक और उसको ही ट्विस्ट करके पूछा है, व्हाट विल बी द एलोकेशन पैटर्न इफ द कंपनी डज नॉट मीट द क्राइटेरिया मेंशन इन क्वेश्चन 1B। मतलब आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, स्टिल आप ऑल्टरनेटिव रूट ले सकते हो, और बुक बिल्डिंग के थ्रू ही होता है। तो ऑल्टरनेटिव रूट में क्या एलोकेशन क्राइटेरिया होता है तो आपको पता ही होगा, मिनिमम नॉट लेस देन 75% एलोकेशन टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। QIB को मिनिमम 75% एलोकेट करना पड़ेगा, उसमें भी सब लिमिट 5% फॉर म्यूचुअल फंड्स, और फिर नॉट मोर देन, आई थिंक नॉट मोर देन 15% टू रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड नॉट मोर देन, ठीक है, मिनिमम 75% में आता है, और इसमें नॉट मोर देन आता है, नॉट मोर देन 15% टू रिटेल एंड नॉट मोर देन 10% टू NII। ऐसा एलोकेशन क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो सिंपल है, एक्चुअली बहुत ही इजी है। इट्स नॉट अ केस स्टडी एज सच देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि बी और सी तो देखो इंडिपेंडेंट है। बी और सी अगर मैं देखूं, सिर्फ ए वाला जो पार्ट है वही केस स्टडी है, क्योंकि वो डेटा के ऊपर क्वेश्चन है। बी और सी में तो ऊपर का डेटा मैं हटा भी दूं तो भी आप इंडिपेंडेंटली उसको आंसर कर सकते हो, तो इट डज नॉट, टेक्निकली वो केस स्टडी नहीं है, नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन है। एलोकेशन बताओ, बुक बिल्डिंग हो रही है और क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इतना काफी है आंसर निकालने के लिए। तो ये डेटा नंबर्स का कोई काम नहीं है। क्लियर है? लग रहा है कुछ इजी लग रहा है क्या? इजी है बहुत। ठीक है, एलोकेशन पैटर्न पे 10 मार्क के क्वेश्चन है, और एक तो नॉर्मल कट ऑफ प्राइस पे है, एग्जीक्यूटिव लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअली। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आंसर पूरा दिया हुआ है, कट ऑफ प्राइस इज 138, तो जो भी 138 और अबव वाले बिट्स होंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, और 138 के नीचे के बिट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब भी आप लिख सकते हो। All investors who bid at 138 and higher are eligible for allotment in the respective categories. And yes, company may, optional है, company may decide cut-off price lower than the price at which issue is subscribed for the benefit of investors. And yes, differential pricing के तहत at a discount to retail investor दिया जा सकता है। May, book building issue may also have a clause which allows allotment of to retail investors at a price which is at a discount of cutoff price, which cannot however exceed 10% of the price at which shares are allotted to other category। ठीक है, रिटेल के अलावा जो लोग हैं उनको जो प्राइस पे दे रहे हो उससे 10% ही डिस्काउंट मैक्सिमम आप दे सकते हो। क्लियर है? फिर पूरा दिया है देखो, 35% नॉट लेस देन टू RII, 15% टू NII नॉट लेस देन, और नॉट मोर देन 50% QIB, उसमें से 5% म्यूचुअल फंड। ठीक है, और ये लाइंस भी आप लिख सकते हो कि एक आध कैटेगरी में नहीं मिला तो किसी और कैटेगरी को दिया जा सकता है। ठीक है, और फिर ऑल्टरनेटिव रूट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव रूट में क्या रहता है, नॉट लेस देन 75 टू QIB, उसमें से 5 म्यूचुअल फंड्स, नॉट मोर देन 15% टू NII। अच्छा, 15% NII का मेरे से थोड़ा ये हो गया। ठीक है,
15% है एनआईआई का और 10% है आरआईआई का। ठीक है, करेक्ट कर लो, मतलब देख लो। क्लियर है? नॉट लेस देन 75 टू क्यूआईबी, उसमें से 5% म्यूचुअल फंड, नॉट मोर देन 15% टू एनआईआई एंड नॉट मोर देन 10% टू रिटेल। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा आपका केस स्टडी हो गया ऑन आईसीडीआर रेगुलेशंस, 15 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस स्टडीज एक्चुअली कॉर्पोरेट फंडिंग में ज़्यादा आती नहीं है। ठीक है, मैंने गाइडेंस वीडियो में भी बता दिया है पूरा अटेम्प्ट वाइज की कितने मार्क्स की आती है, तो ज़्यादा नहीं आती है एक्चुअली। एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा आती है, इससे एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा केस स्टडीज आ रही हैं। फाइनल पे आई डोंट नो अभी भी क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, अब ये भी आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये शायद केस स्टडी है, मेरे हिसाब से केस स्टडी नहीं है, प्रॉपर चेकलिस्ट का क्वेश्चन है। बाकी ऊपर का डेटा वैसे भी कोई काम का है नहीं आंसर में। ठीक है, तो ये मैं नॉर्मल क्वेश्चन ही इसको मानता हूं, इसको केस स्टडी, बस लंबे लंबे क्वेश्चन है केस स्टडी है, ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है। चलो, तो सीधे मेरे ख्याल से पार्ट बी में केस स्टडी आई है एलओडीआर पे। देखो सब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा आसान है स्कोर करना, अगर आप कवरेज अच्छा रखो, रिविजन्स अच्छी करो, तो मेरे ख्याल से अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे केस स्टडी आई है एक एलओडीआर में, पार्ट बी में आई है। ठीक है, आ जाओ, ये एलओडीआर की है, आपके मॉड्यूल में दी हुई है। ठीक है, ध्यान दो, मेरे भी लेक्चर बायस को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको याद आएगा तो आ जाओ। स्मार्ट केयर इंफ्रा लिमिटेड, स्मार्ट केयर इंफ्रा लिमिटेड हैज अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इशूड बॉन्ड्स. One of the conditions of bond issued was to obtain credit rating from at least 2 rating agencies. However, Smart Care Infra Limited refused to cooperate with the credit rating agencies and does not provide information for rating the credit facilities. Explain the above situation with reference to SEBI guidelines on norms for rating agencies on non-cooperative firms. इस पे सर्कुलर भी आया था, तो पूरा उसी टॉपिक पे है कि अगर रेटिंग एजेंसीज के साथ जो कंपनीज हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि बिना डेटा, बिना कम्युनिकेशन, बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन या बिना डॉक्यूमेंट्स आप रेटिंग डिसाइड नहीं कर सकते। रेटिंग के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो हम अज्यूम करते हैं नॉर्मली कि मिल जाएगी, पर अगर वो नहीं मिल रही है, आपने रेटिंग का काम ले लिया है और उसके बाद वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, लिस्टेड एंटिटी जो है वो आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे? इस पे पूरा सर्कुलर के थ्रू गाइडेंस दिया गया है, सेबी ने गाइडेंस दिया है रेटिंग एजेंसीज को कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो अलग अलग टाइम बाउंड मैनर में क्या करना चाहिए रेटिंग एजेंसी को, ये पूरा उन्होंने बताया है, और वही आपसे पूछा है, एक्सप्लेन द अबाउ सिचुएशन विद रेफरेंस टू सेबी गाइडलाइंस ऑन नॉर्म्स फॉर रेटिंग एजेंसीज ऑन नॉन कोऑपरेटिव फर्म्स। तो नॉन कोऑपरेटिव फर्म्स जो है उनके अगेंस्ट आप क्या करोगे अगर वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, रेटिंग के लिए। तो सबसे पहला होता है कि पहले तो बेस्ट एफर्ट बेसिस पे कंटिन्यू करना है, रेटिंग छोड़ नहीं देना है, देते रहना है जितना भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। तो पहला होता है कि 6 महीने तक आप कुछ नहीं कर सकते, 6 महीने तक आपको मतलब कुछ एक्शन लेने के पहले रुकना ही होगा। तो 6 महीने तक आप काम बनाए चालू रखो, और उसमें आप नोट लिख सकते हो कि सब्जेक्ट टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। और 6 महीना जैसे ही क्रॉस होता है, ये नॉन कॉपरेशन का 6 महीने जैसे ही होते हैं, फिर आप अपनी रेटिंग डाउनग्रेड कर सकते हो। रेटिंग डाउनग्रेड करने का पहला एक्शन होता है 6 मंथ्स ऑफ नॉन कॉपरेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। जैसे ही 6 मंथ्स होंगे आप डाउनग्रेड कर दो टू नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड नॉन कॉपरेटिंग, ठीक है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग दे दो और उसमें लिख दो कि इशुअर नॉट कॉपरेटिंग, ठीक है। तो रेटिंग डाउनग्रेड क्यों हुई है उसका रीजन साफ साफ दिखना चाहिए, नॉन कॉपरेशन की वजह से डाउनग्रेड हुआ है, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो डर के मारे हो सकता है फिर वो कॉम्प्लायंस हो जाए, बट ये डाउनग्रेड के और 6 महीने तक भी आपको कॉपरेशन नहीं मिला तो कोई भी रेटिंग एजेंसी नए जो भी रेटिंग्स होंगे वो उस इशूअर के लिए नहीं देंगे, मतलब रेटिंग देना ही बंद कर दो। कुछ समझ में आ रहा है? तो पहले 6 महीने में क्या होगा, फर्स्ट 6 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होंगे डाउनग्रेड करो, डाउनग्रेड के और 6 मंथ्स जब हो जाएंगे स्टिल कॉपरेशन नहीं मिला तो आप सीधे रेटिंग देना ही मना कर दो। कोई भी रेटिंग एजेंसी उस कंपनी के कोई भी इशू में नई फ्रेश रेटिंग नहीं देगी, आए ख्याल में। और फिर इवन
एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ किया है कि आप अपनी रेटिंग विड्रॉ भी कर सकते हो, कि अगर मल्टीपल रेटिंग्स हैं, इशूअर ने एक्सेस रेटिंग कराई थी, आप पढ़ाई होगा आपने, मल्टीपल एक्सेस रेटिंग्स भी की जाती है, रिक्वायर्ड से एक दो आप ज्यादा भी करवा लेते हो, तो अगर आपकी रेटिंग एक्स्ट्रा में थी, अगर आपकी रेटिंग एक्स्ट्रा में है तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, उसका भी पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि 75% बॉन्ड होल्डर से आप कंसेंट ले लो और उनको समझा दो कि भाई और भी रेटिंग्स हैं, और भी रेटिंग्स हैं, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये जो मेरी रेटिंग है ये एक्सेस ही थी, एक्स्ट्रा थी एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो ये मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 75% बॉन्ड होल्डर्स का अगर आपको नो ऑब्जेक्शन मिल जाता है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, उसका पब्लिक प्रेस रिलीज आपको देना होता है। तो ये पूरा है नॉर्म्स, गाइडलाइंस फॉर नॉर्म्स फॉर रेटिंग एजेंसीज ऑन नॉन कोऑपरेटिव फर्म्स। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। आइए देखते हैं क्या क्या लिखना है। आ जाओ, ये वाला है। ठीक है, ध्यान दो, एज पर द डायरेक्टिव ऑफ सेबी सीआरए आर रिक्वायर्ड टू डाउनग्रेड। ठीक है, पहला जो एक्शन है दैट इज ऑफ डाउनग्रेड एन इंस्ट्रूमेंट टू नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ताकि कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही ना कर पाए, विथ इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग स्टेटस। ठीक है, स्टेटस क्या होगा, इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग, इफ ऑल द आउटस्टैंडिंग रेटिंग्स ऑफ द इशूअर रिमेन नॉन कोऑपरेटिव फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव है और 6 मंथ्स हो गए हैं तो आप ये डाउनग्रेड कर सकते हो, 6 महीने तक लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 6 महीने में आप डाउनग्रेड कर दो, फिर अगर डाउनग्रेड करने के और 6 महीने तक भी कॉपरेशन नहीं मिला तो आप क्या करोगे, इफ नॉन कॉपरेशन ऑफ द इशूअर कंटिन्यूज फॉर अ फर्दर 6 मंथ, ठीक है, फर्दर और नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउनग्रेड टू नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, नो सीआरए शेल असाइन एनी न्यू रेटिंग्स। कोई भी न्यू रेटिंग्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे उस इशूअर का आप इशू मत करो, बॉयकॉट बॉयकॉट कर दो और उसका कोई भी रेटिंग दो ही मत। ठीक है, शुड असाइन, और बिना रेटिंग के फिर वो इशू कर भी नहीं पाएगा। सोचो ना, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में रेटिंग मैंडेटरी है और सारे रेटिंग एजेंसीज मना कर देते तो वो तो फंड रेज ही नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, नो सीआरए, साफ साफ लिखा है नो सीआरए, कोई भी रेटिंग एजेंसी नए रेटिंग्स उस कंपनी को नहीं देगी। ठीक है, नो सीआरए शुड असाइन एनी न्यू रेटिंग्स टू सच इशूअर अंटिल द कंपनी रिज्यूम्स कॉपरेशन और रेटिंग इज विड्रॉन। सीआरए टू विड्रॉ, अब विड्रॉल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी एक्शन दो ही पॉइंट्स हैं, एक्शन के दो ही पॉइंट्स हैं, पहले 6 मंथ्स और उसके और 6 मंथ्स, दो ऐसे कट ऑफ है। और फिर अगर आपको विड्रॉ करने हैं रेटिंग तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी दिया हुआ है। सीआरए टू विड्रॉ फ्रॉम एन इशू विच हैज मल्टीपल रेटिंग्स, तो अगर मल्टीपल रेटिंग्स है, एक्सेस ही है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। एक ही रेटिंग रिक्वायर्ड है और एक ही की है तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते। जो मिनिमम रिक्वायर्ड बाय लॉ है उतने रेटिंग्स ही हैं तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, एक्सेस रेटिंग्स थे तो आप कर सकते हो। क्लियर है, द रेटिंग एजेंसी इज अलाउड टू विड्रॉ इफ इट हैज रेटेड एन इंस्ट्रूमेंट फॉर 3 years कंटिन्यूअसली, टाइमिंग पीरियड भी दिया है, दे रहे हो और अचानक से भाग गए ऐसा नहीं है, कुछ मिनिमम टेनोर सर्व करना है। कितना टेनोर सर्व करना है, 3 years कंटिन्यूअसली, 3 साल हो जाने चाहिए, और 50% ऑफ द टेनोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच एवर इज लॉन्गर, मतलब कम से कम तो 3 साल आएगा ही, 3 years के पहले आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, 3 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो 3 years और 50% ऑफ द टेनोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच एवर इज लॉन्गर। और फिर है एडिशनली आपको नो ऑब्जेक्शन भी लेना पड़ेगा फ्रॉम 75% ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ रेटिंग, और उसमें आपको समझाना है सीआरए मस्ट ऑल्सो हैव रिसीव्ड एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इशूअर दैट अनदर रेटिंग इज अवेलेबल, कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो अभी भी आपके पास कोई और एजेंसी की रेटिंग है जो वैलिड है और जो चल रही है, आपकी जो रेटिंग है जो आप विड्रॉ करना चाहते हो वो एक्सेस वाली है, तो वो दिया है। फर्दर एट द टाइम ऑफ विड्रॉल सीआरए शुड असाइन अ रेटिंग, निकलते वक्त विड्रॉ करते वक्त भी एक रेटिंग, फाइनल रेटिंग जो आपकी थी वो आपको बतानी है, शुड असाइन अ रेटिंग टू सच इंस्ट्रूमेंट एंड इशू अ प्रेस रिलीज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मेंशनिंग द रीजन फॉर विड्रॉवल, और फिर लिखना है इफ कंपनी स्टॉप्स कोऑपरेटिंग सीआरए एंड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जनरल क्लॉज है। ठीक है, जनरल क्लॉज है, इफ कंपनी स्टॉप्स कोऑपरेटिंग विद सीआरए एंड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कभी भी, यानी जो विद इन 6 मंथ्स है ना, जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हैं कि आप डाउनग्रेड कर सकते हो पर विद इन 6 मंथ्स कुछ नहीं कर सकते, तो तब आप क्या करोगे स्टार्टिंग में, इफ कंपनी स्टॉप्स कोऑपरेटिंग विद सीआरए एंड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हो, सीआरए मस्ट कंटिन्यू टू पब्लिश। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स देखो आप कुछ नहीं कर सकते, ना रेटिंग विड्रॉ कर सकते हो,
3 साल तक विड्रॉ कर ही नहीं सकते। कुछ समझ में आ रहा है क्या? 3 साल तक विड्रॉ कर ही नहीं सकते, सिर्फ डाउनग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक आप कंटिन्यू करो जब तक आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो। मस्ट कंटिन्यू टू पब्लिश रेटिंग्स अकम्पनीड विद द स्टेटमेंट। आप अपना काम करो और स्टेटमेंट दे दो, इशूअर डिड नॉट कोऑपरेट बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो विड्रॉवल तक आप कंटिन्यू करो, ऐसा उनका कहना है। बस एक स्टेटमेंट दे दो आपके फेवर में कि इशूअर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो जो भी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, पब्लिकली जो भी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसी के बेसिस पे हमने रेटिंग डिसाइड की है। ठीक है, तो ये पूरा नॉर्म है फॉर रेटिंग एजेंसीज फॉर नॉन कोऑपरेटिव फर्म्स। क्लियर है? देख लो अच्छे से, काफी बच्चों ने पढ़ाई नहीं है, मैं बता रहा हूं। बहुत ही एकदम आखिरी में एलओडीआर में आखिरी में मॉड्यूल में दिया हुआ है। आया कुछ समझ में? मॉड्यूल में दिया हुआ है, आखिरी में एकदम एलओडीआर में दिया हुआ है एक पैराग्राफ पूरा, ये वाला पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो अच्छे से। क्लियर है? बढ़े आगे। एक और आया है एलओडीआर से ही, आ जाओ आगे। रीक्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आया है, प्रमोटर टू पब्लिक। ठीक है, आई होप ये भी पढ़ा, काफी बच्चों ने एक्चुअली पढ़ा नहीं होगा। 31A रेगुलेशन 31A है, बहुत लंबा क्लॉज है, तो काफी बच्चे इसलिए पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, पर इस पे क्वेश्चन आते हैं, इवन एग्जीक्यूटिव में भी आते हैं। ठीक है, चलो। लिस्टेड कंपनी कैन अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर रीक्लासिफिकेशन of the promoter holding as public shareholders under SEBI regulations. Whether the following promoters can apply for reclassification with reference to SEBI regulation, listing regulation 2015. ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी पूछी है, आई थिंक ये 31A का सब रेगुलेशन 3 है आई थिंक, और उसमें भी ABC क्लॉज है, तो B और C क्लॉज पे है। ठीक है, तो उसमें पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन, मतलब अगर आप रिक्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, मतलब दो काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप रिक्लासिफिकेशन कर रहे हो तो फिर ये सारे काम आप नहीं कर सकते, मतलब आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो जो चीजें आपको मना की गई हैं, अगर आपको वो करना है तो फिर आप रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ रहा है? तो लिस्ट है कि प्रमोटर क्या क्या नहीं कर सकता। तो अगर आप रिक्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो फिर आप वो सारे काम नहीं कर सकते, दोनों में से एक चूज करो, या तो वो काम कर लो या तो रिक्लासिफाई हो लो। ठीक है, दोनों एक साथ परमिसिबल नहीं है कि आप रिक्लासिफाई भी हो गए फिर आप ये सारे भी काम एक साथ कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें आप बहुत सारे क्लॉज पढ़ते हो कि आप केएमपी नहीं बन सकते, आप केएमपी नहीं बन सकते, फिर आप 10% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं रख सकते। ठीक है, फिर आई थिंक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर आप नहीं हो सकते, विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो सकते, और आई थिंक एक दो और क्लॉजेस हैं। ठीक है, ऐसे 5-6 क्लॉजेस हैं कि आप ये सारे काम नहीं कर सकते। आए ख्याल में? तो उसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन है, ध्यान दो। पहला ही है, प्रमोटर इज डिक्लेयर्ड एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब ये तो सीधे मतलब आपके हाथ में नहीं है, आपको डिसाइड नहीं करना है, ये तो सीधे नॉन एलिजिबिलिटी है कि अगर आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो तो आप रिक्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते जब तक आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो। तो ये तो सीधे सीधे आंसर आएगा नो। इफ द प्रमोटर इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इट कैन नॉट अप्लाई फॉर रिक्लासिफिकेशन एज अ पब्लिक शेयर होल्डर। और फिर है, प्रमोटर इज होल्डिंग 18% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स इन द लिस्टेड एंटिटी, 10 से ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको 18 रखना है तो आप रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मतलब रियल लाइफ में क्या है, दोनों में से एक चूज करना होता है। तो यहां आपको अज्यूम करना है कि 18% वो लिमिट के नीचे नहीं लेके जाना चाहता, उसको 18% वोटिंग पावर होल्ड करना है। तो अगर आपको 18% होल्ड करना ही है तो फिर आप रिक्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो रिक्लासिफिकेशन कर रहा है वो 10 से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आंसर आएगा नो। प्रमोटर होल्डिंग 18% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर reclassification as the maximum permissible limit is 10% of the voting power. फिर है, promoter is acting as a CFO. अब CFO is under the umbrella of KMP, आपको डेफिनेशन पता ही होगा, तो ये KMP पे ही है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जो रिक्लासिफाई कर रहा है वो KMP नहीं रह सकता। ठीक है, तो अगर आप CFO हो और आप CFO का पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते तो आप रिक्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे, आपको एज अ प्रमोटर बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आएगा आंसर नो। प्रमोटर एक्टिंग एज सीएफओ कैन नॉट रिक्लासिफाई एज अ पब्लिक शेयर होल्डर। और फिर है, प्रमोटर कंपनी एज अ आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग फी। अब कुछ
अगर प्रमोटर कंपनी है तो उसके लिए भी क्राइटेरियाज होते हैं क्लॉज सी में। तो उसमें आता है कि आपका नॉन कॉम्प्लायंस है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का अगर आपका नॉन कॉम्प्लायंस है तो आप रिक्लासिफाई नहीं हो सकते। फिर अगर आपका डेट अपना स्टॉक एक्सचेंज का फीस बाकी है तो आप नहीं हो सकते। एक और कोई तो क्लॉज है, ठीक है, तो वो है, हाँ सस्पेंडेड वाला है, तो वही पूछा हुआ है। 3 ऐसे क्लॉज आते हैं अगर प्रमोटर एक कंपनी है। तो वो दिया है, प्रमोटर कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग फी ओनली फॉर 1 ईयर। अब आउटस्टैंडिंग कितने भी सालों का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, कोई भी कितने भी ईयर्स का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटस्टैंडिंग ड्यू होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी आंसर आएगा नो। इफ द कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग फी इट कैन नॉट अप्लाई फॉर रिक्लासिफिकेशन। और फिर है ट्रेडिंग ऑफ इट शेयर्स सस्पेंडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी मतलब नॉन एलिजिबिलिटी है कि अगर आपके शेयर सस्पेंड हुए हैं तो आप रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब में लगभग आंसर नो ही है, सब में आंसर नो ही है, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखना है, प्रोविजन लिखी हुई नहीं है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 31A रेगुलेशन का नाम है, ठीक है। पहला है, ठीक है, लिखा हुआ है प्रमोटर सीकिंग रिक्लासिफिकेशन एंड persons related to promoters seeking reclassification shall not be a fugitive economic offender। अब इसमें फाइनल आंसर लिखा ही नहीं है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि इस केस में क्या होगा। ये तो लॉ लिख दिया है कि वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, तो आपको लिखना है कि नो अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैन नॉट रिक्लासिफाई। फिर है, ठीक है, शेल नॉट होल्ड मोर देन 10%, ठीक है, तो नो प्रमोटर होल्डिंग 18% कैन नॉट अप्लाई फॉर रिक्लासिफिकेशन, ऐसा फाइनल आंसर भी लिखना है। फिर लिखा है शेल नॉट एक्ट एज अ केएमपी, ठीक है, लॉ यही है। और फिर लिखना है कि प्रमोटर who is acting as a CFO cannot apply for reclassification। और फिर है shall not have any outstanding dues। और फिर है shall not have trading in shares suspended by the stock exchange। तो सब में आंसर है नो, प्रमोटर cannot apply, ठीक है, लिखा है देखो, प्रमोटर cannot apply for reclassification as none of the above conditions are satisfied as per LODR regulations, ठीक है। चलो, तो अब ये एक प्रमोटर है या कितने हैं वो आपको समझना होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉलोइंग प्रमोटर्स, तो इंटरप्रिटेशन तो यही बनेगा ना कि हर सिचुएशन अलग अलग है, पर आंसर इस तरह से लिखा गया है कि एज इफ की एक ही प्रमोटर के बारे में, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन अलग है आंसर अलग है। देखो लिखा है फॉलोइंग प्रमोटर्स, क्या समझ में आता है इससे कि सब अलग अलग सिचुएशन है, हर कंडीशन इंडिपेंडेंट है, हर प्रमोटर अलग अलग है, ऐसा मान के आपको मेरे हिसाब से अलग अलग हर पॉइंट के लिए आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये था आपका केस स्टडीज, ठीक है, 3 ही केस स्टडीज आई थी, 15 मार्क का पहला और 10-10 मार्क के 2, 25 मार्क की केस स्टडी जून 22 के पेपर में आई थी, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा एंड आई होप आप आईसीडीआर एलओडीआर के लिए सिचुएशंस अच्छे से कवर करके जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट काम आया हो तो do like it and do subscribe my channel for more corporate funding videos and do share this video with all your friends. Thank you so much.